हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में हम अभी कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के बारे में। हमने स्टार्ट किया है गवर्नर जनरल, कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल भारत में रहे हैं उनके बारे में। शुरुआत से अगर हम देखें, अभी जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? तो शुरुआत हमने की थी रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव आपके प्लासी के वॉर पे रहते हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है इन्हीं के टाइम पे होता है, तो प्लासी के युद्ध में के टाइम पे यही रहते हैं बंगाल के गवर्नर। उसके अलावा बक्सर का जो युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के टाइम पे भी आपके रॉबर्ट क्लाइव ही रहते हैं। और ये क्या चालू करते हैं? ये चालू करते हैं द्वैध शासन। ठीक है, डायनास्टी सिस्टम स्टार्ट करते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आपको कौन मिलेगा? यहाँ पे मिलेंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जी मिलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग जी के टाइम पे मेन क्या होता है? एक तो आपकी इजारेदारी प्रथा होगी, इजारेदारी प्रथा। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं? बोली लगवाया करते हैं। जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो पूरा का पूरा इलाका दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब एक फिक्स अमाउंट नहीं था, जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको दे रहे हैं। वो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा खेती करने में। किसानों पे भी बहुत ज्यादा बर्डन था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पहले बोली लगा देते थे, फिर उनसे वसूलते थे। तो ये प्रथा जो है आगे आप देखेंगे स्थायी बंदोबस्त वगैरह फिर लेकर आते हैं। ठीक है, इजारेदारी प्रथा के अलावा आपको भी पता है कि न्याय व्यवस्था में काफी सारी इन्होंने क्या की थी? चेंजेस किए थे वॉरेन हेस्टिंग ने। आपके जिला न्यायालय हो गया, सदर न्यायालय हो गया, इन सब की स्थापना की थी। उसके अलावा इन्होंने एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की। इनके टाइम पे बहुत सारा ट्रांसलेशन होता है ना, ट्रांसलेशन होता है जिससे सोसाइटी को समझा जा सके अच्छे से। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे होगा। मैंने आपको बताया कि सबका मेन उद्देश्य क्या था? कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है और प्रॉफिट करवाना है। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो क्या कहलाते हैं? ये बंगाल के पहले, बंगाल के क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल बनते हैं। गवर्नर जनरल बनते हैं। और गवर्नर जनरल बनते किस एक्ट से हैं? तो यहां पे आपका एक्ट आता है, वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट काम क्या करता है। यहाँ पे जैसे अब कंपनी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, एक जगह पे, एक आपके देश में राज करना चालू कर रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस का। अब रिलायंस जाके युगांडा में एक एरिया उसने कैप्चर कर लिया। अब मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे देख रही है कि भाई युगांडा में जाके आप कब्जा कर रहे हो, शासन कर रहे हो। तो मोदी जी ने बोला कि ठीक है, आप करते रहो शासन, आप प्रॉफिट कमाओ, लेकिन हम थोड़ा रेगुलेट करेंगे अपने हिसाब से। तो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है गवर्नमेंट ने सबसे पहले लाया, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए, एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है? वो उस इलाके में अपना सारा काम देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी, साथ ही साथ व्यापार भी कर रही है ना। और जैसे आप मान लीजिए कि आपके जो अंबानी जी हैं वो क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ में अपना व्यापार भी देख रहे हैं। तो सीधी बात है, ऐसा होगा ना कि दोनों काम अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो सरकार क्या कहेगी कि ऐसा करो, पॉलिटिशियन वाला काम तुम छोड़ दो, तुम अपना कंपनी वाला प्रॉफिट वाला काम देखो, जो आपका पॉलिटिक्स वाला काम है वो हम देख लेंगे। तो आने वाले टाइम पे सरकार क्या करेगी कि कुछ लोगों को अपॉइंट कर देगी एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन की कैसे काम कर रही है और सब ठीक ठाक चल रहा है, रिलायंस वहां ठीक ठाक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे एक्ट आते हैं। इसके बाद जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है धीरे धीरे जो आपकी गवर्नमेंट है वो लेने लग जाएगी कि हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ देंगे, है ना। क्योंकि युगांडा जैसे उस टाइम पे ब्रिटेन के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पे उसको कच्चा माल मिलता था, वहां पे उसको मार्केट मिलता था, वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ऐसा तो छोड़ नहीं सकती थी। तो सरकार का यह था कि तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, हम भी देखते रहेंगे कि सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए आप बीच में एक्ट देखते हैं, 1813 का एक्ट आएगा, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो ये हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आएगा? तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद आपके कौन आएंगे? कॉर्नवालिस जी आएंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। अब कॉर्नवालिस के टाइम पे जो सबसे मेन एक चीज होती है वो होती है कॉर्नवालिस कोड।
ठीक है। तो कॉर्नवालिस अपना कोड लाते हैं, कॉर्नवालिस कोड लाते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण, ठीक है, यहाँ पे पावर का डिवीजन करते हैं। पुलिस पावर देते हैं किसको, आपके दरोगा वगैरह को, उसके अलावा जुडिशरी पावर जजेस को जाती है और आपके टैक्स वाली पावर कलेक्टर को जाती है, तो डिवाइड कर देते हैं। उसके अलावा कॉर्नवालिस के टाइम पे भी ही सबसे मेन जो एक चीज होती है वो क्या होती है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बोल रखा था कि हमेशा परमानेंट रहेगा ये, ऐसा नहीं, ये जो है आपका इजारेदारी ये 5 साल के लिए था पहले, ठीक है, 5 साल के लिए आप मतलब कंटिन्यू करोगे, फिर उन्होंने कर दिया था 1 साल के लिए कि नहीं अब 1 साल के लिए आप बोली लगाओ, उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पे कॉर्नवालिस ने बोला कि यहाँ पे इजारेदारी में मजा नहीं आ रही, पैसे फिक्स नहीं मिल रहे हैं, कोई कितनी भी बोली लगा रहा है, आपके किसानों पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो एक स्थायी लगाते कि स्थायी हमेशा स्थायी रहेगा, बिल्कुल चेंजेस नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब परमानेंट बनाना ही है, स्थायी व्यवस्था बनानी ही है, तो टैक्स हम मैक्सिमम रखेंगे। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पे टैक्स कितना रखा गया, यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त में 10/11 मतलब आपका 89% जो है लगभग किसके पास रहेगा, कंपनी को जाएगा, और जो 1/11 है मतलब लगभग आपका 11% जो है वो किसके पास जाएगा, जमींदारों के पास जाएगा। मतलब ये था कि अब जब हमेशा के लिए स्थायी बना ही रहे हैं, परमानेंट बना ही रहे, तो मैक्सिमम टैक्स रखते हैं। इसकी वजह से भी जमींदारों को काफी ज्यादा मतलब जो आपके किसान हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। स्थायी बंदोबस्त में एक चीज और क्या की गई, एक आपका यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, उसको याद रखिएगा कि सनसेट क्लॉज जो था, सनसेट क्लॉज। अब ये सनसेट क्लॉज क्या था कि सिर्फ डेट फिक्स कर दी कि आज आपको टैक्स भरना है, जैसे मतलब मान लीजिए हमने बताया 1 अप्रैल को आपको अपना टैक्स देना है, तो 1 अप्रैल का मतलब सनसेट, आपके सूरज डूबने तक आपके पास मौका है कि आप अपना आके कर भरिए। अगर आप नहीं दे पाते तो आपकी पूरी की पूरी जो लैंड है वो किसी और को दे दी जाएगी। मतलब ये था आपका सनसेट क्लॉज। इसकी वजह से जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास एक टाइम पे जमीन होती थी, अगर वो टैक्स नहीं दे पाते हैं सूरज ढलने से पहले जो भी डेट फिक्स है उसमें, तो फिर उनकी जमीन दे दी जाती थी किसी और को। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जमींदार जो हैं 1857 की क्रांति में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी क्या चली जाती है, लैंड चली जाती है। बहुत सारे किसान जो होते हैं वो अपने मतलब जो एरिया है उनका जो खेत वेत है उससे हाथ धो बैठते हैं इसी सारी चीजों की वजह से। और यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था जो थी ना उसको हेरिडेटरी कर दिया गया कि भाई तुम अभी इसमें खेती कर रहे हो और तुम इसमें टैक्स दे रहे हो, फिर तुम्हारा बेटा भी कर सकता है, ये मतलब तुम पास कर सकते हो जमीन अपने हेरिडेटरी, मतलब अपने जो भी वंशज तुम्हारे होंगे उनको। तो इससे क्या हुआ कि जिनके पास जमीन नहीं थी उनके पास बिल्कुल नहीं थी, जिन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा थी उनके पास बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ये स्थायी बंदोबस्त हुआ। स्थायी बंदोबस्त में जितनी भी कमी थी वो कौन पूरी करता है आने वाले टाइम पे, महलवाड़ी सिस्टम और रैयत वाली सिस्टम, ठीक है। कॉर्नवालिस के बाद फिर आपका कौन आता है, तो कॉर्नवालिस के बाद हमने देखा कि आपको वेलेस्ली जो है इंपॉर्टेंट मिलेगा, वेलेस्ली, ठीक है। वेलेस्ली का मैंने क्या याद कराया था, बेला से याद कराया था कि जो हमारी बेला है, बेला ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था वो क्या किया था, सहायक संधि का। सहायक संधि सबको बोलती थी कि आपको अगर कोई सहायता मेरे से चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन हाँ उसके बदले में आपको कुछ मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने बेला से सहायक संधि कर ली थी, तो ये हो गया आपका वेलेस्ली। सहायक संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा मान लीजिए कि आपका एक्ट माना जाता है ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से वो पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर पाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उनके पास आर्मी जो है बहुत बड़ी हो जाती है, और आर्मी का खर्चा कौन उठा रहा होता है, तो आपके जो हिंदू राजा हैं, हिंदू मतलब जो आपके इंडियन राजा हैं वो उठा रहे होते हैं, तो ये आर्मी भी मेंटेन कर लेते हैं, उनको पैसा भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर जितना भी है सब कंट्रोल आपकी कौन कर रहा होता है, अंग्रेज कर रहे होते हैं, ठीक है। वेलेस्ली के अलावा हमने और भी देखा, जैसे हेस्टिंग वगैरह देखा। उसके बाद आपका आता है फिर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक कब से कब तक है, 28 से लेकर 35 तक। याद रखिएगा टाइम इनका 1828 से 1835 तक, मतलब 28 साल में आते हैं, 35 साल में रिटायर होकर चले जाते हैं। ये जो थे सबसे पहले 1803 में मद्रास के गवर्नर बनाए जाते हैं, है ना, बहुत पहले, मतलब 1803 की हम बात कर रहे हैं, काफी पहले मद्रास के गवर्नर बनाए जाते हैं, और ये आर्मी में रहते हैं। तो इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, इन्होंने जो वहां के आर्मी थे, वहां के जो सोल्जर्स थी, उनको जितने भी जाति निशान है, जैसे माथे पे कुछ लगाना या कुछ भी हाथ में बांधना,
उन सबको मना कर दिया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, सैनिकों को। तो सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो इनके टाइम पे विद्रोह आता है 1806 में, जिसे हम वेल्लोर का सैनिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1806 देयर वाज अ सोल्जर रिवॉल्ट इन वेल्लोर। तो वेल्लोर का अगर पूछा जाता है रिवॉल्ट किसके टाइम पे हुआ था, तो हमारे विलियम बेंटिक जी के टाइम पे हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि अब जैसे माथे पर कोई जाति चिन्ह है या कुछ भी आप हाथ में पहन रहे हैं, ये सब आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से विद्रोह हो गया था, इन्होंने विद्रोह दबा दिया था। लेकिन याद रखना वेल्लोर का कब होगा, आपके विलियम बेंटिक के टाइम पे, जब ये मद्रास के गवर्नर रहेंगे 1803 में। फिर इन्हीं के टाइम पे आता है 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए चार्टर एक्ट जो है 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट आता है, मैंने इसके पहले शायद रेगुलेटिंग बोल दिया था, गलती से हो गया था ना। 1813 1833 इन सब के नाम थे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया था कि जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रही थी रिलायंस का एग्जांपल लेके, उसी का एग्जांपल लेके समझते हैं। रिलायंस को आपके मोदी जी ने भेजा था युगांडा में व्यापार करने के लिए कि आप वहां व्यापार करो, और हमने फिक्स कर रखा था इतने सालों के लिए आप व्यापार करोगे। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है और दूसरी कंपनीज भारत में जैसे अडानी हो गई, बिरला हो गई, ये सब देख रहे हैं कि यार रिलायंस तो बहुत ज्यादा फायदा कर रही है, तो कंपनी अब क्या बोलेगी सरकार को, दूसरी कंपनीज, कि उनका जो मोनोपोली है कि वो अकेले सिर्फ वहां पे क्या कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, वो आप हटा दीजिए, हमें भी मौका दीजिए कि हम जाके युगांडा में व्यापार कर पाए। समझ रहे हैं आप, सेम ऐसे ही हो रहा होता है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, उसको आपकी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने बोल रखा है कि आप जाके भारत में क्या करोगे, व्यापार करोगे, मतलब उस वाले इलाके में आप व्यापार करोगे। लेकिन 1813 में जब उनका टाइम खत्म होता है तो उनका जो और जो कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है यूरोप की, ब्रिटेन की, उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप जाके भारत में व्यापार कर सकते हो। लेकिन तो दूसरी कंपनी यहां पे अलाउ कर दी गई, लेकिन अभी भी चाय और प्लस चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ जो व्यापार था उस पे किसका मोनोपोली था, किसका एकाधिकार था, तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था कि चाय सिर्फ और सिर्फ हम व्यापार करेंगे, चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ हम व्यापार करेंगे और कोई नहीं करेगा। दूसरी कंपनीज जो थी वो हाँ आप दूसरे व्यापार कर लो, आप भारत से व्यापार कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और ये सब होता क्यों है, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे दूसरी कंपनी देख रही है कि यार आपकी रिलायंस वाली तो बड़ा फायदा उठा रही है, अब अडानी को भी इंटरेस्ट आ रहा है, अब आपके टाटा को भी इंटरेस्ट आ रहा है, बिरला को भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि हमें भी अलाउ करो कि हम वहां पे व्यापार करने जा सके, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, जैसे हमारे केस में रिलायंस ही सिर्फ जाके युगांडा में व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होगा, 1833 के चार्टर एक्ट में जो इनका 20 साल का बढ़ा दिया था, मतलब इनके पास टाइम दे दिया था 20 साल और, तो ये भी खत्म हो जाता है। अब ये था कि आराम से आके कोई भी भारत में व्यापार कर सकता है, वहां पे जमीन वगैरह भी खरीद सकता है। तो 1833 में, अच्छा ये धीरे धीरे जो एक्ट ला के चार्टर एक्ट 1813 1833, इन सब में गवर्नमेंट एक काम क्या कर रही थी, वो धीरे धीरे कंट्रोल अपना बढ़ाती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल कर रही थी सिर्फ और सिर्फ किसमें, कि आप अपने उसमें कमर्शियल चीजों पे ध्यान दो, आप अपने व्यापार पे ध्यान दो, एडमिनिस्ट्रेशन हम संभालेंगे, क्योंकि अब एक बड़े इलाके में आपकी जो अंग्रेजी कंपनी थी वो शासन करने लग गई थी। तो फिर 1833 में क्या होता है, 1833 के चार्टर एक्ट आता है जब भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अभी हमने देखा था बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि था आपका वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग था। अब भारत का गवर्नर जनरल, मतलब वही बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। और इसका क्या मतलब होगा कि जब हम पूरे भारत की बात करेंगे, आपको पता है बंबई भी एक आपकी प्रेसिडेंसी है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजों की, एक मद्रास प्रेसिडेंसी है, तो ये सब जो है किसके अंदर आ जाएंगे, आपके भारत के गवर्नर के अंतर्गत। ठीक है, मतलब आपकी जो बंगाल वाला इलाका है, बंगाल वाला इलाका आपका, यहां पे हम कैपिटल जो है, कैपिटल किसको बना देते हैं, कैपिटल बना देते हैं कलकत्ता को। और अभी तक जो है बंगाल और आपके मद्रास और जो आपका बंबई वाला इलाका है वो उसके अंडर में काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमारा 1833 वाला एक्ट आएगा तो इनकी जो आपकी विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेचर पावर है,
वो भी खत्म कर दी जाएगी। अब सीधे भारत के गवर्नर जनरल को पूरी की पूरी पावर दे दी जाएगी, आप ही पूरा एरिया जो है उसको ध्यान दोगे, उसको मेंटेन करोगे, ठीक है। और यहां पे मतलब ये सब पहले सबऑर्डिनेट थे, अब उसी के अंदर आ जाते हैं। तो आपका मेन जो है क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। मद्रास, बंबई सब इसके अंदर में आते हैं। उसके अलावा यहां पे कैपिटल जो है वो कलकत्ता को बना दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बंगाल का, आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता कौन है, याद रखिएगा 1833 के चार्टर से बनता है। और बनता कौन है, तो हमारे विलियम बेंटिक जी बनते हैं, ठीक है। एक वॉरेन हेस्टिंग याद रखना है जो बंगाल के थे, आपके विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आपके कौन होंगे, विलियम बेंटिक होंगे। घुमा के भी पूछते हैं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं, यही बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं को फिर क्या बना दिया गया, इन्हीं को बना दिया गया आपका पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए हमेशा क्या होती थी, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, काउंसिल हुआ करती थी। अब इसमें काउंसिल में पहले 4 लोग थे, फिर 3 लोग कर दिए गए। और गवर्नर जनरल को यहाँ पे क्या था कि आप मेन यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं तो मेजॉरिटी में हमेशा डिसीजन लोगे, ठीक है। उसके अलावा इनकी काउंसिल में आपके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लोग भी बैठा दिए गए थे। मतलब आपका गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन लेगा उसमें आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी क्या रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा। बहुत डिटेलिंग यहाँ पे लूसेंट में नहीं दी गई है तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओवरऑल आपको समझना है भारत का गवर्नर जनरल है, उसके पास बहुत सारी पावर है। यहाँ पे जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने भी अपनी पावर कहीं ना कहीं क्या कर दी है, यहाँ पे रख दी है कि हम भी शामिल होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल वाला, व्यापार वाला जो पोर्शन है वो कौन देखे, कंपनी ही देखे। कंपनी की खुद की क्या होगी, तो यहाँ पे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्टर होंगे जो कि कंपनी के लिए देख रहे होंगे, अपना प्रॉफिट देख रहे होंगे। उसके अलावा जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भारत का चल रहा होगा वो कौन देखेगा, तो उसके लिए हमने क्या बना दी, पहले ही बना दी थी, काफी पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी थी, ठीक है। तो एक अलग से हमने ग्रुप बना दिया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का संभाल रहा था। उसके अलावा दूसरी जो काउंसिल थी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी आदमी बैठा रहता था। तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन करने लग जाती है। और जैसे ही 1857 की क्रांति होगी, गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि कंपनी नहीं संभाल पाएगी इतना पूरा बड़ा देश, तो वो क्या करेगी, वो पूरा का पूरा पावर अपने पास ले लेगी, ठीक है। और उसको सिर्फ दे देगी अपना तुम व्यापार करो, काम धाम अब हम संभालेंगे, ठीक है। तो वो 1857 की क्रांति के हम बाद देखेंगे। यहां पे चार्टर एक्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। मेन कौन से याद रखने हैं आपको, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला 1773 वाला जहां पे वॉरेन हेस्टिंग आता है। उसके बाद आपको पिट्स इंडिया एक्ट याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, ठीक है। यहां पे आपकी क्या रहता है, थोड़ा सा और कंट्रोल आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है जहां पे गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। चीनी और चाय को छोड़कर यहाँ पे मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। 1833 का जैसे ही चार्टर एक्ट आएगा तो पूरी आपकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी और 1833 से ही भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा विलियम बेंटिक। यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी ब्रिटिश जो आपकी गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है। सोशल रिफॉर्मर क्यों कहा जाता है, मतलब इन्होंने सामाजिक रिफॉर्म्स कौन कौन से किए थे। पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने समाज के प्रति थोड़ा दिखाया अच्छा रवैया, है ना। वैसे ये तो नहीं था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था अंग्रेजों को भारत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन हाँ विलियम बेंटिक कुछ अच्छे काम करते हैं तो वो पहले सोशल रिफॉर्मर थे। क्या क्या अच्छा काम किया, पहली बात तो 1829, आपको सबसे पहले तो ईयर याद रखना है, 29 साल में उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया। 28 से 35 साल तक वो यहाँ काम करेंगे, 29 साल में सती प्रथा का अंत करेंगे, ठीक है। और इन्होंने इनके मतलब सती प्रथा को बैन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट किसने किया था, बहुत ज्यादा प्रेशर किसने किया था, तो हमारे राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। आपको भी पता है बहुत ज्यादा राजा राम मोहन राय जी ने जब यहाँ पे विलियम बेंटिक पे प्रेशर किया कि नहीं सती प्रथा पे बैन लगाओ, तो फिर 1829 में 29 साल में उन्होंने फिर बैन लगा दिया, इसको क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित कर दी।
29 में आपके बंगाल वाले इलाके में, अगले साल 1830 में फिर बंबई और मद्रास वाले इलाके में भी लागू कर दिया। तो याद रखिएगा, राजा राममोहन राय का नाम भी याद रखना है। किसकी मदद से किया था राजा राममोहन राय? किसने किया था? विलियम बेंटिक। बेंटिक का वैसे आप कैसे याद कर सकते हैं? विलियम बेंटिक का मतलब यहाँ पे जो भी आपके दिमाग में पहले नाम आता है उससे आप इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है? मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रही हूं। विलियम बेंटिक याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत। फिर उसके बाद एक इनके टाइम पे और क्या चीज होती है? ठगी प्रथा का अंत होता है। ठगी प्रथा जो है, ठगी प्रथा क्या होती है? अगर आपने मूवी देखी है, अभी कुछ टाइम पहले आई थी, कौन सी? किल मूवी जो आई थी, काफी ज्यादा उसमें मतलब मारपीट दिखाई गई थी। तो जो किल मूवी है उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो लोग रहते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा गांव रहता है जो ठगी प्रथा में इन्वॉल्व रहता है। ट्रेन में चढ़ेगा और उसमें हर एक पर्सन का अलग अलग काम डिवाइड रहता है। कुछ जो आपने देखा होगा, एक ने क्या किया था, नेटवर्क जो है उसको जाम कर दिया था, फोन नेटवर्क जो है उसको बंद कर दिया था, कोई किसी को फोन नहीं कर सकता था, है ना। उसके अलावा कुछ लोग जो थे वो मारने का काम कर रहे थे, कुछ लोग जो थे यहाँ पे जैसे बॉडी हो गई तो बॉडी डिस्पोज करने का काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पोज करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो ठगी प्रथा थी वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही थी सेंट्रल इंडिया में और आपके बंगाल वाले इलाके में, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक भी सुराग नहीं मिल पा रहा था इनके खिलाफ। जितने भी आपके बहुत ही शरीफ आपके राहगीर वगैरह होते थे उनको मारते थे, उनसे चोरी करते थे, और पूरा का पूरा गांव, बहुत सारे लोग इन कामों में इन्वॉल्व थे। इसीलिए मैं वर्ड यूज क्या कर रही हूं, मैं वर्ड यूज कर रही हूं ऑर्गेनाइज तरीके से, काफी ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से, कभी कोई एक सुराग नहीं छोड़ते थे, इतने अच्छे से अपना काम करते थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहां पे विलियम बेंटिक ने क्या किया, एक बड़े अच्छे से कमेटी बनाई। कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया था? कर्नल स्लीमैन को। जब हम एमपी के बारे में पढ़ते हैं तब भी कर्नल स्लीमैन का नाम आता है, स्लीमैन। काफी ज्यादा कर्नल स्लीमैन ने क्या किया था, यहाँ पे ठगी प्रथा का अंत किया। लगभग 1500 से ज्यादा जो आपके ठग थे उनको पकड़ा, कुछ को आपके यहाँ पे फांसी की सजा हुई, कुछ को उम्र कैद की सजा हुई, और लगभग 1830 में ये जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था उसको खत्म किया। विलियम बेंटिक ने, जो आपके राजा थे, भारत के राजा थे, उनसे भी सपोर्ट करने की अपील की कि आप भी हमें सपोर्ट करिए, और कर्नल स्लीमैन ने फिर एंड किया ठगी प्रथा। तो 1829-30 ये याद रखिएगा कि ये इस टाइम पे ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था, स्लीमैन ने किया था, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लीमैन, स्लो था मैन हमारा, लेकिन उसने ठगी प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है। विलियम बेंटिक के टाइम पे एक तो सती प्रथा, दूसरा ठगी प्रथा। अच्छा, विलियम बेंटिक की शक्ल देख लीजिए, बढ़िया सुंदर से आपके विलियम बेंटिक जी। फिर इसके आगे क्या हुआ, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा, क्योंकि कलकत्ता वाला आपका मेन इलाका है, मेडिकल कॉलेज भी हम वही बना रहे हैं, और बेंटिक जी ने ही बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा लॉर्ड मैकॉले जो है यहाँ पे मेन चीज है, आपको भी पता है, अगर भारत में हम वेस्टर्न एजुकेशन का किसी को फादर मानते हैं, पिता मानते हैं, तो किसको मानते हैं? लॉर्ड मैकाले को। यहाँ पे जब आपका आता है यहाँ पे आपका जो चार्टर एक्ट है उसमें ये होता है कि हमें 1 लाख रुपए जो है किस पे खर्च करना है, हमें शिक्षा पे खर्च करना है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और बोलेंगे कि तुम डिसाइड करो 1 लाख रुपए शिक्षा में कैसे खर्च करना है। वहां पे लॉर्ड मैकॉले क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, और वो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 लेकर आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 35 साल में मैकॉले ने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा के लिए कानून लेकर आया था। मैकॉले वैसे भी आप बहुत बार नाम सुन चुके होंगे, मैकॉले के कारण अंग्रेजी शिक्षा आई। तो 35 साल में मैकॉले विलियम बेंटिक के टाइम पे अंग्रेजी शिक्षा लेकर आता है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा या बोले कि वेस्टर्न एजुकेशन का फादर किसको मानते हैं, पिता मानते हैं लॉर्ड मैकाले को। इसी ने बोला था कि हाँ ठीक है, हमें मतलब यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए इंडियंस को, ना कि उनकी खुद की जो हिस्ट्री है उसको बताना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया था विधि आयोग का, लॉ कमीशन का भी। तो यहाँ पे लॉ कोडिफाई होना चालू हो जाते हैं। शुरू में मैंने बताया था आपको कि जो मुस्लिम लॉ जो है, वो मुस्लिम कानून जो है, लॉ जो है, वो कानून लागू होता है क्रिमिनल केसेस के, जब क्रिमिनल केस होता है तो उनके लिए मुस्लिम कानून होता है, और अगर सिविल कानून होता है, सिविल कोर्ट में हम जाते हैं, तो हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ लागू होता है।
बाद के टाइम पे आप देखेंगे कि यहां क्या हो गया कि आपका सबके लिए एक ही कानून बना दिया गया, जो कि था आपका अंग्रेजी कानून। ठीक है, हाँ, हेल्प करने के लिए बहुत सारे काजी वगैरह साथ में रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने क्या कर दिया कि यूरोपीय जो आपका पैटर्न था, उसी पैटर्न में हमने पूरा का पूरा इंग्लिश कानून लागू कर दिया कोर्ट्स में भी। तो कोडिफाई करने का काम जो है वो मैकाले को दिया गया था। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है। मैकाले ने शिक्षा के लिए भी काम किया, मैकाले ने विधि के लिए भी काम किया। फिर आता है आपका बेंटिक ने कौन कौन सा इलाका जो है उसको कब्जे में किया था। विलियम बेंटिक ने, वैसे आप और देखेंगे जो दूसरे आपके गवर्नर जनरल हुए हैं, कि वो मौका ढूंढते थे कि कहां हमें मौका मिले तो हम वो इलाका जीत ले अपने में। ठीक है, अभी आप डलहौजी का भी देखेंगे कि वो बिल्कुल मूड बना के ही आते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना है। ठीक है, इसके पहले आपने किसने देखा, आप हेस्टिंग का भी देखते हैं, आप वेलेस्ली का भी देखते हैं, सहायक संधि के माध्यम से बहुत बड़ा इलाका कंट्रोल में कर लेते हैं अपने। विलियम बेंटिक का ये था कि बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले उनको, जैसे यहाँ पे जयपुर वाला इलाका था, वहां पे एक अंग्रेजी व्यक्ति के साथ, यूरोपीय व्यक्ति के साथ मतलब होता है थोड़ा सा गलत। उसके अलावा आपका कोटा वाला इलाका था, सब 3-4 भोपाल वाले इलाके में, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां पे विलियम बेंटिक चाहता तो हमला कर सकता था, लेकिन नहीं किया विलियम बेंटिक ने, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पे उसने पूरा का पूरा एरिया क्या कर लिया, अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जैसे मैसूर वाला इलाका, 1831 में, उसके अलावा कुर्ग और कचेर वाला इलाका 1834 में। तो मैसूर और कचेर, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। विलियम बेंटिक के टाइम पे मैसूर जो आपका नीचे वाला इलाका है वो, और आपका कुर्ग और कचेर वाला इलाका, इसको हड़प लिया था। ठीक है, इसको किसमें मिला लिया था, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। उसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में ही एक चीज क्या आती है, जाति, रंग, धर्म और जन्म के आधार पर, मतलब यहां पे आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर कभी भी भेदभाव नहीं होगा। आप अभी देखते हैं हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी हम ये कहते हैं कि भैया भेदभाव इन चीजों पे हम नहीं करेंगे, है ना। समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। शुरुआत कहां से हुई थी, तो हमारे विलियम बेंटिक जी ने, मैंने बताया ना कुछ कुछ अच्छी काम करके गए हैं, तो उन्होंने ये चालू किया था कि हम इस आधार पे नहीं करेंगे क्या, आपका डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, यूरोपीय और भारतीयों के बीच कर सकते हैं, लेकिन जैसे भारतीयों में हम बात करें तो भारतीयों में जाति, रंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्त करना चालू किया। विलियम बेंटिक ने देखा कि बहुत सारा पैसा जो है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि हम यूरोपियन को, जो जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी है, उनको बड़े बड़े पद में रख रहे हैं। तो जहां तक भी पॉसिबल हो सकता था विलियम बेंटिक के लिए कि हम यूरोपीय जो ज्यादा पैसे पे वहां पे काम कर रहा है उसको हटा के किसी इंडियन को काम पे रख ले। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जहां 1 करोड़ का लॉस हो रहा था वहीं 2 करोड़ का प्रॉफिट होने लग जाता है। तो विलियम बेंटिक ने इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफी काम किया जिससे पैसे बचाए जा सके। जो मेन विलियम बेंटिक का याद रखना है वो ये रखना है कि मैकॉले का जो यहाँ पे आया था आपका अनुशंसा रिपोर्ट आई थी शिक्षा के लिए, यहाँ पे कब आई थी, 1835 है ये, 1835। और कौन लेकर आया था, लॉर्ड मैकाले, किसके टाइम पे, विलियम बेंटिक के टाइम पे। उसके अलावा ठगी प्रथा और सती प्रथा, जो मेन 2 हैं, वो किसके टाइम पे है, बेंटिक के ही टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका गर्ल चाइल्ड का जो इन्फेंटिसाइज चल रहा था, है ना, गर्ल चाइल्ड को मार देते थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने काफी ज्यादा एक्शन लिया। उसके अलावा जो आपका नरबली चल रहा था, है ना, ऐसे बहुत सारी प्रथा चल रही थी कि वहां पे मतलब छोटे छोटे बच्चों को या नर जो हैं आपके मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था, उस पर भी बैन लगाने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, तो आपके विलियम बेंटिक जी ने काफी अच्छे अच्छे काम किए। फिर आता है आपका चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ याद रखिएगा, ये आपको ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, इनके टाइम पे सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, और वो है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहलाते हैं। ठीक है, और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि 23 के टाइम पे एक एक्ट आया था जिसमें लाइसेंस वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी कि आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। चार्ल्स मेडकॉफ ने बोला कि नहीं, आपको प्रेस को फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो मेडकॉफ का याद नाम रखिएगा। ठीक है, मेडकॉफ, मेडकॉफ का कॉफी से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉफी पीते पीते हमें न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो इन्होंने न्यूज़पेपर को क्या किया था, न्यूज़पेपर के लिए अच्छे काम किए थे, मतलब उसके नियंत्रण, उसके ऊपर जो कंट्रोल था प्रेस के ऊपर, उसको हटाया था।
ठीक है। तो कॉफी पीते पीते उन्होंने बोला कि नहीं, प्रेस पे लगे जितने भी कंट्रोल हैं, जितने भी नियंत्रण है, वो सब आप हटा दीजिए। ठीक है। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के टाइम पे आपको क्या होगा, सिर्फ एक चीज मिलेगी कि यहाँ पे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होगा। ठीक है। कब होगा? 39 से 42 के बीच। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टरी की शिक्षा, ग्रैंड ट्रंक रोग बनवाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अफगान याद रखिएगा, बस थोड़ा सा याद रखना है। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दिमाग में लगना है कि जब हमने अफगान पे युद्ध किया अंग्रेजों ने, तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था उन्हें। ठीक है। तो यहाँ पे ऑकलैंड से आप क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। हम कहते हैं ना कि यार ऑकवर्ड फील हो रहा है बात करने में, ऑकवर्ड फील हो रहा था जब प्रथम आपका आंग्ल अफगान युद्ध होता है, और 39 से 42 तक चलता है ये। तो ये भी आपका याद रखना है कि यहाँ पे हम मतलब 29 से 42 साल तक पहुंच गए, लेकिन हमें बात करने में अफगानियों के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। 39 से 42 तक पहुंच गए, है ना। तो 39 से लेके 42 तक हम पहुंच गए, 42 साल के हम हो गए, फिर भी हमें बात करने से, अफगानियों से बात करने में क्या होता है, ऑकवर्ड फील होता है। ठीक है। आपको ये याद रखना है लॉर्ड ऑकलैंड के लिए। ठीक है। यहां पे आपको फिर क्या करना है, यहां पे मैं लास्ट में आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें हैं लूसेंट से रिलेटेड हम पूरी कवर करेंगे। और याद रखिएगा कि लूसेंट का एक एक जो टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, सब कवर करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा है कि हम बहुत लेट नहीं देखना चाहते, या हमें बहुत कम टाइम पे अभी आपके पेपर के लिए सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो आप यहाँ पे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर, जहां पे पूरी लूसेंट कवर होगी। आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपको डिटेल अगर चाहिए हो तो यहाँ पे आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल, मैसेज, कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी डिटेलिंग चाहिए हो वो आपको ब्राह्मी एकेडमी की एप्लीकेशन पर सारी जानकारी वैसे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए, जहां पे आपको जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एक साथ मैं वहां पे देती हूँ, अलग अलग नहीं देती हूँ। तो पिन आपको वहां पिन वाले सेक्शन में जितनी पुराने वीडियोस हैं उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर पे कॉल करके भी अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।